नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज हमारे साथ हमेशा की तरह उपलब्ध हैं डॉक्टर अभिषेक जैन। और हम पिछले एपिसोड में जैसा कि चर्चा कर रहे थे रेबीज के बारे में, और उसमें हमने प्राथमिक उपचार के बारे में जाना और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जाना, और रेबीज के टीके कैसे और कब लगाए जाते हैं इसके बारे में जाना। डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि रेबीज होने के बाद उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। रेबीज़ होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। रेबीज़ का जो वायरस होता है ब्लड शिप वायरस होता है, और ये हमारी नर्व या तंत्रिका तंत्र जो होती हैं उसके थ्रू ट्रैवल करते हुए जिस प्लेस पर काटा गया है वहाँ से ट्रैवल करते हुए स्पाइनल कार्ड में आता है, और देन स्पाइनल कार्ड से वो हमारे ब्रेन में जाता है। स्वाभाविक है कि जब हमारे नर्व सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा तो ब्रेन से जो एक्टिविटी, जिस पार्ट में जो एक्टिविटी ब्रेन की होती है, हमारी सारी एक्टिविटी ब्रेन के थ्रू, ब्रेन तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, हमारा बोलना, हमारा सांस लेना, हमारा हाथ पैर का मूवमेंट्स करना, ये ब्रेन की नर्व्स के कनेक्शन के कारण ही, कोऑर्डिनेशन के कारण ही हम जो बोल रहे हैं उसी के कारण एक जो सिस्टम है वो होता है। रेबीज़ का वायरस इस तरीके से हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, नर्व को ट्रैवल करते हुए, और ब्रेन के जिस पार्ट को अफेक्ट करता है उससे सबसे कॉमन टर्म है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डरना। जैसे ही जिस मरीज को रेबीज हो गया और हम उसके पास पानी ले जाते हैं तो करके वो पानी नहीं पी पाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। इसी तरह उसको एरोफोबिया हो जाता है, हवा से उसको डर लगने लगता है, वो सांस नहीं ले पाता, सांस लेने से डरता है वो। इसीलिए कहते हैं ये 100% फैटल है। ऐसा साउंड आता है क्योंकि जैसे ही वो एयर लेता है उसको उसका डर आ जाता है। ये डर आता है क्यों? क्योंकि हमारी जो फेरेंजियल्स मसल्स हैं, हमारी जो गले की मसल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के थ्रू नर्व्स को कंट्रोल कर रही थी, इन मसल्स में स्पाज्म हो जाता है एक तरीके का। इस वायरस के कारण ये मसल्स हमारी काम नहीं करती हैं, इसीलिए हाइड्रोफोबिया या एरोफोबिया दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं और अलग अलग हो सकती हैं। ये लक्षण एक्सट्रीम जब वायरस आपके ब्रेन में पहुंच चुका होता है तब होते हैं। मतलब ये फैटल स्टेज है। फैटल स्टेज ये है जिससे हम डायग्नोसिस भी जिसको हम बना सकते हैं कि हाँ इनको रेबीज़, यदि ये उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो। इसके अतिरिक्त सामान्य लक्षण जैसे उसको घबराहट होना, अजीब हरकतें करना, बुखार, चूँकि वायरस शरीर के अंदर एक गया हुआ है तो टॉक्सिन छोड़ना, फीवर बना रहना, उसके अलावा उसको चलने फिरने में दिक्कत, क्योंकि हमारा ब्रेन अफेक्ट हुआ है उससे। रेबीज़ जो वायरस है उससे ब्रेन, तो शरीर की ऐसी जो नॉर्मल क्रियाएं थी वो लगभग सारी एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम अपने ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हमारा जो सलाइवा का कंट्रोल है बाहर हमारा आने लगता है क्योंकि हम उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इनहेल नहीं कर पाते हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस तरीके से नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल करने से, जो नर्व हमारी जो बॉडी में हर जगह है, जो हर ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं, एंटायरली अफेक्ट करती हैं हमारे पूरे सिस्टम को। ये रेबीज़ के मुख्य लक्षणों में से आ जाता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अब पहले तो 14 टीके लगते थे रेबीज अगर कुत्ता काट लेता है, और रेबीज होने की संभावना जब दिखती है उसके बाद 3 और 5 पे हम आ गए जी। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है जो गंभीरता से सोचने वाले भी और जानने वाले भी, कि मुझे लगता है कि आमजन को जानना और समझना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान करवा रही हैं महिलाएं, अगर उनको किसी कुत्ते ने काट लिया या रेबीज का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपका सवाल समझ रहा हूं कि इन्हें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। रेबीज़ का वैक्सीन किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी व्यक्ति में, ख़ास तौर पे चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, उसको दिया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, ऐसी माएँ जो स्तनपान करा रही हैं, वो भी इवन उनको तो और जल्दी लेना चाहिए, रेबीज़ का वैक्सीन ले सकती हैं। इससे किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने जल्दी हम वैक्सीन लेंगे, हमने बताया आपको वायरस ट्रैवल करता है आपके तंत्रिका तंत्र के थ्रू, ब्रेन में जाता है और फिर वहाँ पे उसका मल्टीप्लाई होता है, गुणात्मक रूप से उसकी वृद्धि होती है। जैसे ही वैक्सीन जाती है वो वैक्सीन इन वायरस के मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ने को रोकती है।
इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कांट्राइंडिकेशन नहीं है और कोई भी भ्रम हमें इसमें नहीं रखना। किसी भी आयु वर्ग में, मैं पुनः कहूँगा, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही हैं जो माएँ, वो सभी इस वैक्सीन को आसानी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, जो चिकित्सक आप इसमें बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। मान लिया स्ट्रीट डॉग तो हम चारों तरफ देख ही रहे हैं, लेकिन जो घरेलू जानवर लोग पाल के रखते हैं, घरेलू कुत्ते भी होते हैं, अलग अलग प्रजातियों के भी कुत्ते घर, उस वक्त भी महिलाएं अगर गर्भवती है घर में, उस कंडीशन में क्या उनको अपने जानवर से संपर्क दूर रखना चाहिए या जानवर का टीकाकरण रेगुलर करवाना चाहिए, जांच करवाना, खुद को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? देखिए, रेबीज़ को रोकने में दो कंपोनेंट्स काम करते हैं उसके प्रिवेंशन में। पहला होता है ह्यूमन कंपोनेंट, जिस पर अभी हम बात कर चुके हैं, और दूसरा होता है एनिमल कंपोनेंट। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास जो भी पेट एनिमल्स या पालतू जानवर हैं, ख़ास तौर पे हम डॉग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेबीज़ चूँकि उसी के संक्रमण से हो रहा है, तो उसको हर हाल में आपको वेटनेरियन से या जो एनिमल डॉक्टर्स हैं उससे आपको वैक्सीनेट तो कराना ही चाहिए, और वो भी टाइमली। उसके वैक्सीनेशन होने से स्वाभाविक है रेबीज़ की संभावना ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है या कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए। वैक्सीनेशन एनिमल का होने के बाद भी यदि माइनर लिक्स, जैसे कि जानवर चाट लेते हैं या टच कर देते हैं हमारे शरीर को, तो मैंने आपको जो 10 से 15 मिनट, चूँकि बहुत ही आसान मेथड है, प्राथमिक उपचार की विधि, जो प्राथमिक उपचार की विधि है, फिर से मैं रिपीट करूँगा क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण स्टेप है जो कहीं भी बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई विशेष रूप से कोई खर्चा करना नहीं रहता है, इसके लिए कोई विशेष टेक्निक की आवश्यकता है नहीं। पानी से, बहते पानी से, नल से या किसी भी तेज़ धार वाले पानी से घाव को 10 से 15 मिनट तक लगातार धोना, फिर साबुन है तो साबुन अप्लाई करना उस पर, साबुन के साथ धोना, और जब यह प्रक्रिया हो जाए तो पोविडीन, आयोडीन जैसे सॉल्यूशन हमें या एंटीसेप्टिक क्रीम उस वुंड पर लगाना, और उसके बाद टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो वुंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट है हमें घाव या रेबीज़ को 90 से 95% रोकने के लिए। तो ये हमें घर पे भी करना चाहिए यदि जनरली हमारे पास वो जानवर संपर्क में आ जाता है या लिक्स या चाट लेता है या टच हो जाता है वो। सर, यहाँ पे एक और बात आती है, ये तो बात हो गई बेसिक, वैश्विक स्तर पर रेबीज को लेके क्या क्या कार्य हो रहे हैं? ये रेबीज़, जैसा कि डेटा हमारे पास जो आता है, बताते हैं कि 70 से 80 हज़ार मौतें दुनिया भर में डॉग बाइट जनरली उससे मौतें हमारे पूरे विश्व में हो रही हैं, और लगभग इसकी आधी मौतें जो है, लगभग 50 से 55 हज़ार हम मान लेते हैं, ये सिर्फ भारत और बांग्लादेश में, ये दो कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ये हो रही हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 100% फैटल होने के साथ साथ 100% प्रिवेंटेबल भी है, इसीलिए पूरे विश्व में इस बीमारी से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। वन हेल्थ अप्रोच का एक जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है रेबीज़ के खिलाफ, इसको बड़े अच्छे से सुदृढ़ किया जा रहा है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में हम ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, इन तीनों को मिलाकर काम कर रहे हैं और रेबीज़ को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंड जनरेट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूकता सबसे इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे, विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, लोग इस रोग को समझें, रोग इसके बचाव के तरीके को जानें, और इस रोग से बचने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेकर सही काम करें। और इनके साथ साथ इन सारे प्रोग्राम्स का एक और है कि जो भ्रम, जैसे कई लोग डॉग बाइट के बाद चूना लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, उस जगह पे चीरा लगा लेते हैं, उसको टाइट बांध देते हैं, ये सारे भ्रम हैं, इससे रोग और बढ़ जाता है। ये सब नहीं करना,
ऐसे इन आयोजनों, इन प्रोग्रामों के थ्रू हमारे आम जनता, विश्व स्तरीय जनता को समझाया जा रहा है। फिर इसके लिए कई एनजीओज़ हैं। एक गर्क GARC ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल के लिए एक संस्था है। इस संस्था द्वारा आप कोई भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर वॉलंटियर बन सकता है, अच्छे से एजुकेट करना चाहता है अपने देश को, समाज को, गांव को रेबीज से बचाना चाहता है तो फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल की वेबसाइट पर है, जो रेबीज़ एजुकेटर के नाम से आप बहुत शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें बेहद सही जानकारी आपको डायरेक्ट मिल सकती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर नई वैक्सीन का भी दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी वैक्सीन का जो डोज़ है वो कम करने वाली सिंगल या 2 डोज़ वाली वैक्सीन वो बना रहे हैं। इसके लिए भी वैक्सीन के लिए फ़ंड जनरेट किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट कर रहा है, जिससे कि ऐसी जगह जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ पर रेबीज़ के खिलाफ बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वैक्सीन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे जानवर जैसे अभी हम डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, इनका वैक्सीनेशन किया जा सके, जिससे कि हम रेबीज़ को रोक सकें। मतलब सार्वजनिक तौर पे ऐसे जानवरों का वैक्सीनेशन हो। जी। और भारत में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? भारत सरकार रेबीज़ को जैसे कहा जाए कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भी है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसके लिए सिस्टम नहीं बनाया गया। अभी 2021 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, NAPRI, नेशनल प्रोग्राम फॉर रेबीज़ एलिमिनेशन। रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज़ को एलिमिनेट करने के लिए 2030 तक भारत सरकार वचनबद्ध है। इसके लिए इन्होंने वन हेल्थ अप्रोच का उपयोग किया है। सभी जगह पर स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई हुई है। हमारी जो शासकीय अस्पताल हैं, CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे फ्री अवेलेबिलिटी है। आपको वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको फ्री अवेलेबल है। और इसके साथ साथ रिसर्च पे भी जोर दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, NCDC, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ एक प्रोग्राम होता है, इसकी वेबसाइट है। आप यहाँ पे सही सही जानकारी आप रेबीज़ के बारे में ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए म्यूनिसिपल एक्ट, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट और अभी जो कोविड में एपिडेमिक एक्ट, इनमें काफ़ी सुधार किया गया है, जिससे हम लीगल तरीके से भी ऐसे केसेस से जो प्रोवोक्ड बाइट हैं या स्ट्रे एनिमल्स के कारण जो डॉग बाइट हो रही है, हम उससे बच सकें। तो ये हमारे भारत सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब इलाज के साथ साथ कानूनी व्यवस्था भी उसके लिए की जा रही है, इस रोग को अलग करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए, पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने के लिए। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या भारत में कोई ऐसे भी स्थान है जहाँ पे रेबीज का संक्रमण 0 है? जी हाँ, बिल्कुल। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसी जगह हैं जहाँ पर रेबीज़ नहीं है। और इसका बहुत अच्छा कारण है कि नेचुरल बैरियर के रूप में वहाँ पर ये जो फिजिकल आइसोलेशन है हमारी कंट्री से, और चारों तरफ ये समुद्र से घिरे हुए हैं, तो ये एक प्रकार से फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। और इन दोनों जगह पर रेबीज़ नहीं है। ऐसे वर्ल्ड में और भी जगह हैं जो फिजिकल बैरियर, जिसे हम वाटर बैरियर कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और वहाँ पर रेबीज़ बिल्कुल नहीं। मतलब उनका नेचुरल इकोसिस्टम रेबीज़ फ्री है। रेबीज़ फ्री है जी। सर, एक बात और यहाँ पे आती है कि अगर किसी को रेबीज का कुत्ता काटा है या नहीं काटा है, हमें नहीं पता। अगर किसी ने काट लिया, उसमें कई बार ये ऐसा भी सुनने में आता है कि वो पागल कुत्ता था। तो ये जो कुत्ते का जो नामकरण कर देते हैं कि पागल कुत्ता, ये क्या कंडीशन है? क्योंकि वैसे ही कुत्ते ज़्यादा अटैक करते हैं। सो कॉल्ड स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, वो मतलब रात में आप बाइक से चला रहे हो या आप अकेले निकल रहे हो, आपके पीछे दौड़ जाते हैं, कभी पैर पे या हाथ पे अटैक कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे पहचाना जाए कि ये कुत्ता अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है?
देखिए, हमें ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमें जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। तेज भौंकने वाला कोई भी डॉग, एबनॉर्मल छोटे से उसके जैसे उसके मुंह से झाग आ रहा है या उसको कुछ और हरकत वो कर रहा है, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसको रेबीज़ ही है। यदि आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको जो लोकल अथॉरिटी रहती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है कि ये जानवर में एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं रैबिड डॉग की। ऐसे डॉग जिसको रेबीज़ हो चुका है उसको हम रैबिड एनिमल या रैबिड डॉग बोलते हैं। ये जानवर टोटली जो उनका नॉर्मल बिहेवियर रहता है, जैसे हम जनरली देखते हैं कि जो स्ट्रे डॉग रहता है वो एक ही गली में रहता है और हमारा ऑब्जर्वेशन उस पर रहता है, तो उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक तरीका तो ये है कि उनके पूरे मूवमेंट्स एबनॉर्मल होते हैं। वो चुपचाप पड़े रहेंगे या तेज़ भौंकेंगे किसी भी समय पर और वो लगातार भौंकते रहेंगे। उनकी मुंह से बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग आएगा, क्योंकि जो रेबीज़ का वायरस है वो टॉक्सिन सिक्रेट करता है बॉडी के अंदर जिसकी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके पूरे मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाएंगे। और हो सकता है कि वो गुज़रने वाले लोग, जैसा कि आपने कहा गाड़ी से जाने वाले, पैदल चलने वाले लोगों पे अटैक मूड में ज़्यादा रहे, ज़्यादा हमले करें, तो हम कह सकते हैं कि ये रैबिड डॉग है। तो मतलब ये एक साधारण लक्षण है जो आमतौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, मतलब ये मान के चले कि अगर आपको ऐसे लक्षण जानवरों में दिखाई दे रहे हैं तो कुत्ते में तुरंत दिखाई दे रहा है जी, तो आप अपना बचाव स्वयं करें, ज़्यादा बेहतर है। और एक साधारण सी मतलब एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि हम घर में पालतू जानवर पालते हैं, कुत्ते और बिल्ली इन जनरल हम पालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्रैच कर देते हैं, उनके नाखून लग जाते हैं। क्या इनसे भी रेबीज फैलने की संभावना है? बिल्कुल। एक्चुअली में जानवरों का स्वभाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार के द्वारा ही ये संक्रमण होता है। डॉग बाइट जो होती है, लार के थ्रू ही वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है। और जानवर अक्सर क्या करते हैं कि अपने जो पैर हैं, पैर के नाखून हैं, इन्हें लिक करते रहते हैं, चाटते रहते हैं, तो वो लार जो है उनके नाखूनों में भी रहती है, उनकी स्किन में भी रहती है, तो संक्रमण होने की संभावना ऐसी स्थिति में भी रहती है। क्योंकि हर कंडीशन में जानवर को अगर गीला भी कर दे, आप कितना भी पोंछ देते हैं उसको पालते हैं, फिर भी वो अपने जीभ से लिक करके वो अपने बॉडी को पोंछता ही पोंछता जी है। बिल्कुल। इसका मतलब उसका पूरा शरीर अपने जो वायरस है उसके कांटेक्ट में तो रहता ही रहता है। जी बिल्कुल। बस उसे एक वैसा मीडियम चाहिए कि उसमें वो वायरस पनप जाए। और इसीलिए जो हम कहते हैं, मैं यहाँ पे ये हमारे लिए फ़क्र की बात है, हमारे इंडियन एक डॉक्टर है, उन्होंने एक बड़ी आसान सी टेक्निक ढूंढी हुई है। होता क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की वुंड है। एक वुंड ऐसी है जिसमें हमें ऊपर से लिक्स होती है, एक वुंड ऐसी है जिसमें हमें छाले कह सकते हैं, एब्रेजन या स्क्रैच आ गया है, और एक वुंड ऐसी है जिसमें हमारा ब्लड आ रहा है। कई वुंड ऐसी होती है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और फिर हमें ये सोचना पड़ता है इम्यूनोग्लोबिन दें कि नहीं दें उसको, क्योंकि उसका वॉश कर दिया आपने, वैक्सीन दे दी इम्यूनोग्लोबिन। तो उन्होंने एक नई टेक्निक ईजाद की, काफ़ी सस्ती टेक्निक है, कि आपकी नर्व एक्सपोज हुई है कि नहीं, मतलब जो आपके शरीर में नर्व्स है वो बाहर आई है कि नहीं। नर्व्स के बाहर आने पर ही हमें इम्यूनोग्लोबिन देना है। तो इसके लिए स्प्रिट स्वैब उन्होंने टेक्निक ईजाद की है। स्प्रिट स्वैब जो होती है, आप स्प्रिट लीजिए, स्प्रिट में वो स्वैब डालिए, कॉटन जिसे रुई हम कहते हैं, और उस रुई को स्प्रिट से भिगा के आप घाव पे रख दीजिए जहाँ पे डार्क वाइट हुई है। उस घाव में यदि नर्व बाहर आई हुई है तो आपको तेजी से जलन होगी। इसका मतलब बर्निंग सेंसेशन होगा उस स्प्रिट स्वैब को रखने के बाद। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी नर्व शरीर के बाहर आ चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, वायरस के संपर्क में आ चुकी है। तब आपको इम्यूनोग्लोबिन देना है। यदि आपको झंझनाहट नहीं होती है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होते हैं, जलन नहीं होती है, तो आपको इम्यूनोग्लोबिन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी नर्व अभी जिस जगह पे है, इंटैक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसी जगह पे है, वो वायरस के संपर्क में। कई बार तो ऐसा देखा गया कि जैसे जानवर ने खरोच मार दिया, ब्लड भी आ गया, जैसे मैंने अभी नाखून से अपने किया, ये मार्क आ गया। ऐसे भी मार्क आते हैं जानवर के खरोचने पे, तो क्या ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है? बिल्कुल। या इसमें ब्लड
आने का ही हम इंतजार करें या देखें कि नहीं, हमने आपको बताया कि 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी जिसमें हमारे लिए सिर्फ उसके संपर्क में आएंगे, टचिंग होगी जानवर की, खाते समय भी हो सकती है, खिलाते समय भी हो सकती है, या लिक्स, या वो चाटेगा आपको टंग से। दूसरी कैटेगरी है यही जो खरोच आप बता रहे हैं, जिसको एब्रेजन्स कहते हैं हम लोग, स्क्रैचेस कहते हैं। इस कैटेगरी में हमें वही पहला वुंड वॉश करना है, देन हमें वैक्सीन लेना है। फिर आता है तीसरी कैटेगरी जिसमें ब्लड आ रहा है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन लोकल जगह पे इन्फिल्ट्रेट किए जाते हैं। ये कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट हमें उसको देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्राथमिक उपचार के बाद हम तुरंत ही ऐसे चिकित्सक के पास पहुँचें जो जनरली आपको सही गाइड कर सके। और हमारे CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह चिकित्सक हैं, सेल है, एंटी रेबीज़ यूनिट है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन होता है और आपको वैक्सीन के बारे में एडवाइस दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों का जो जानवर प्रेम है वो फैमिली हेल्थ को देखते हुए भी थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शन के साथ ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपका डॉग वैक्सीनेटेड हो, आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। कोई भी लक्षण देखें किसी भी तरीके का, तुरंत हेल्थ अथॉरिटी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। खुद के लिए भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और एनिमल के लिए भी वेटनेरियन से आप संपर्क में रह सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन लेके और हम इस वायरस को तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और बच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हमने रेबीज़ के बारे में पूरे तरीके से एक जानकारी जो आम जनता को होनी चाहिए और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश किया जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।